Hello learners, welcome to IS Marathon. So, in this particular lesson, we are going to discuss the most important judgments. Yes. मैंने आपको लास्ट लेसन बताया था, काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं. अगर आपने इसको लेसन को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख रहा हो, है ना. कोर्स किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना. हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लिया था हर केस का उसके अंदर. ठीक है. सो इस वाले केस के अंदर हम देखेंगे, पहला केस देखेंगे. इसके अंदर हम 2018 और 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए थे वो सब हम इसके अंदर देख लेंगे. फिर अगले लेसन में 2019-20 के देख लेंगे. और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कि जो हमारा फर्स्ट जो केस हुआ था 1950 से लेकर के 2020 तक एक एक चीज़ें डिटेल में देखेंगे. तो गाइस, यस, लेट्स स्टार्ट आवर कोर्स एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन. ओके. सो यस, हियर वी आर विद अ न्यू केस. सो दिस इज आवर केस फर्स्ट. सो यस, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यस, केस नंबर फर्स्ट, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये वाला केस है जिसको हम नेशनल एंथम केस भी बोलते हैं. अब आप सोच रहे होंगे भैया नेशनल एंथम केस क्या, इसका क्या मतलब है. देखो केस ये है कि यस, इसमें ये केस आया था कि क्या नेशनल एंथम को मैंडेटरीली चलाना चाहिए क्या सिनेमा हॉल्स में. सिनेमा हॉल्स में क्या मैंडेटरीली चलाना चाहिए क्या. तो इसमें वर्डिक्ट क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्लेइंग नेशनल एंथम इज़ नॉट मैंडेटरी बट वॉलेंटरी. सो ये डिपेंड करेगा पर्सन की चॉइस पर कि क्या वो नेशनल एंथम बजाते हैं क्या नहीं, है ना. और ये कोई सॉरी वॉलेंट्री, यानी कि वॉलेंट्री किया जाएगा आपका ये वाला जो प्लेइंग नेशनल एंथम वाला रूल है. ठीक है. सो इट इज़ नॉट द राइट प्लेस ऑफ शोइंग पेट्रियोटिज्म. तो ये बहुत अच्छी बात कही गई थी कि सिनेमा हॉल बेसिकली क्या है कि लोग आते हैं वहाँ पर टेंशन फ्री होकर मूवी देखने के लिए. अगर वहाँ पर ये जो पेट्रियोटिज्म को शो करने का कोई जो है राइट प्लेस नहीं है, बट इट इज़ अवर ड्यूटी टू शो द रिस्पेक्ट. लेकिन अगर आप चाहते हो इट्स अ मैटर ऑफ योर ड्यूटी, सो यू कैन शो योर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दी नेशनल एंथम ऑफ अ कंट्री. ठीक है. तो इसके अंदर ये वाला आप जरूर मेंशन कर देना. ठीक है. तो यहाँ पर आपका डिस्कस करना है. सो पर्टिकुलरली GS2 GS4 के अंदर इसको आप मेंशन कर सकते हो. यस. और कोई आपको आंसर अगर में एग्जाम्पल जरूर कोट करने होते हैं. ठीक है. तो यस, GS4 आपका टोटली डिपेंड है आपका किस तरीके से एग्जाम्पल, क्या लेवल के आप एग्जाम्पल प्रोवाइड करा रहे हो. ठीक है. दूसरा केस आता है आपका जो शफीन जहान वर्सेस अशोक KM एंड अदर्स. ठीक है. तो ये क्या है बेसिक, ये है आपका हदिया मैरिज केस. यस, हदिया मैरिज केस है ये. तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या आए थे, इसमें आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली रिलेटेड है आपके इंटर रिलीजियस मैरिजेस और रिलीजन कन्वर्जन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसके अंदर फेथ के बारे में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. ठीक है. तो हादिया मैरिज केस है ये. ठीक है. सो इसके याद रखना है इसको बिल्कुल भी, है ना. एक तो इंटर रिलीजियस मैरिजेस और किस तरह, देखो इसमें वर्डिक क्या आया था, इसमें वर्डिक ये था कि ये जो राइट टू चॉइस वंस लाइफ पार्टनर है, राइट टू चॉइस वंस लाइफ पार्टनर, बट द कंडीशन, मतलब ये जो राइट है वो आप ड्राइव करते हो अपना आर्टिकल 21 से अंदर और आर्टिकल 19, 20, आर्टिकल 19 और 21 के अंदर, 20 एंड 1 के अंदर, 20 सबसेक्शन 1. ठीक है. सो इसके अंदर क्या आएगा आपका, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो एडल्ट होने चाहिए. एडल्ट यानी कि जो लड़की वो 18 ईयर और जो लड़का है 21 ईयर. और आपको पता है अभी जो रिसेंट में जो गर्ल्स की मैरिज एज है उसको बढ़ाने की बात चल रही है 18 से 21 की. यस. सो यस, वो आएगा जब हम डिस्कस कर लेंगे उसको. ठीक है. एंड दीज राइट प्रोटेक्टेड अंडर दी आर्टिकल 19 एंड 21. यानी कि इसके अंदर अगर आपने कोई लाइफ पार्टनर चूज़ किया है तो उसको आप जो है पूछने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है. किसी से भी अगर आपने चूज़ किया है उसको सोच समझ के, तो ठीक है. सो ये वाला राइट आपका जो सिक्योर करता है आपका ये वाला जो जजमेंट है. ठीक है. अब इसने क्या किया, इसने जो राइट टू चॉइस का आइडिया है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, किया ना, आपका चॉइस का राइट को एक्सपेंड कर दिया. इसके अंदर फेथ इन फोर्स कन्वर्जन एंड लाइफ पार्टनर चूज के राइट को हम कह सकते हैं कि क्या फेथ इंसान, यस याद रखना, एथिज्म और नॉन और थीज्म ये भी एक तरीके की फेथ है. ठीक है. सो यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते हो आप किसी का भी. ठीक है. तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये वाली बात बताई थी. उसके बाद आती है आपका थर्ड केस. ठीक है. सो ये मैं आपको इसलिए इजीली बता रहा हूँ, मतलब इस जो है कंसाइज वे में, ताकि आप अपने आंसर में इसको स्प्रेड कर सको. ठीक है. आप ये मत समझ लेना जो हमारे डिटेल आएंगे उसके अंदर भी हमें, नहीं बिल्कुल नहीं. मैंने आपको बताया उसका पैटर्न, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बैकग्राउंड देखेंगे, फिर वर्डिक्ट क्या आया था वो देखेंगे, फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लीगल इश्यूज़ क्या है,
है ना, ये सब उसके अंदर देखना है। लेकिन ये हम जो है इस तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अपने आंसर्स को स्प्रेड करना है तो वैल्यू एडिड का काम करेगा तो बहुत जल्दी, ठीक है। और आपकी सोच भी डेवलप करेगा कि जुडिशरी बेसिकली काम करती कैसे है, ठीक है, और हमारा जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये रिसेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं हम इसके तरीके से। तो शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का वाला केस है, शक्ति वाहिनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 20, ये बेसिकली रिलेटेड आपका ओनर किलिंग और खाप पंचायत। आपने सुना होगा खाप पंचायत, ये हरियाणा वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा में, केरला में भी है ये, यूपी में बहुत सारा है ना। सो ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर जो ओनर किलिंग है, अगर आप मतलब जो लड़कियां हैं अगर वो शादी कर लें आउट ऑफ कास्ट, ठीक है, आउट ऑफ रिलीजन, ठीक है, सो उसमें जो इनको मार दिया जाता था इस तरीके से, ठीक है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे जिनको फांसी से लटका दिया गया था। आपने सेक्शन आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी, ठीक है। यस, सो वर्डिक क्या था इसमें, वर्डिक ये था कि खाप पंचायत हैव नो राइट टू किल एनीवन। यस, खाप पंचायत आप जो है राइट नहीं है आपका किसी को भी किल करने का। यस, सो उसके बाद देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन बिफोर द मैरिज एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच इज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है आपका राइट टू मैरिज का, ठीक है। और आप जो है अपना जो है लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के, और परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको इनसे, खाप पंचायत वगैरह, ठीक है, और आपके जो एल्डर्स हैं। लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट शो करनी है यू कैन डू इट। यस, सो यस हमारा नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको हाईलाइट कर लेना। केस नंबर 4 है आपका कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है ये। इसको हम यूथेनेशिया केस भी बोलते हैं। यूथेनेशिया आपको पता है कि किसी को भी अगर जो कि बहुत तकलीफ में जिसका शरीर जिसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा जाता है, ठीक है, उसको यूथेनेशिया दे करके हम जो है एक डिग्निटी वाली डेथ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी के रिलेटेड है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है कि राइट टू लाइव विद डाई आएगा बेसिकली यहाँ पर, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है। राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या हमें अवेलेबल है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के उसको प्रोटेक्ट करता है क्या, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया था, 5 जज बेंच बैठी थी यहाँ पर, ठीक है, 5 जजेस बेंच थी इसके अंदर। तो उसके अंदर बेसिकली बात ये आई थी कि पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, पैसिव और एक होता है एक्टिव, ठीक है। तो हमको पैसिव का डिस्कस करना है। तो इसमें पैसिव को लीगली वैलिड बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, है ना, वाया, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है ये आपका फंडामेंटल राइट है। यस, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। एंड द बेंच ऑल्सो हेल्ड दैट जो पैसिव यूथेनेशिया है एंड द लाइफ लिविंग विल है ऑल्सो लीगली वैलिड, ठीक है। सो याद रखना, एक तो है आपका लिविंग विल और दूसरा है आपका पैसिव यूथेनेशिया, तो दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये लीगली वैलिड है। अब इसके अंदर क्या होगा लिविंग विल में कि जो टर्मिनली इल पेशेंट है, टर्मिनली समझते हो, टर्मिनली इल पेशेंट जो है उनको पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस वाले वर्डिक्ट के अंदर, ठीक। और इसके अंदर और अगर हम टाइमलाइन के हिसाब से चलें, देखो आपको हर चीज़ जाना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो हमारे एग्जाम से पर्सपेक्टिव है और आप जिसको याद कर सको। सबसे बड़ी बात होती है रिटेन करना, आप कितना रिटेन कर सकते हो। देखो यहाँ पर टाइम लाइन मतलब एनजीओ ने कोई एनजीओ था उसने पीआई डाली, है ना, इस तरीके से सबको जो है पूरी बात है वो, ठीक है। सो इसमें फिर 3 बेंचेज ने इसको ऐड किया था बाद में, फिर 5 बेंचेज आई। तो ये सब आपको है ना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमको डिस्कस करना है कोर्ट ने बाद में क्या कहा था। इन द लास्ट कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का, याद करना है इसको। द कोर्ट हैज इशूड द गाइडलाइन, कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इनविजार्ड अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, 21 के अंदर ऑफ कोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस हो जाएगा अनलेस इट इनकम्पासेज विद इन इट्स स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी। इंडिविजुअल डिग्निटी किस तरीके से इन्होंने ऐड करी लिबर्टी के अंदर और राइट टू लाइफ के अंदर, तो वो हमको इस वाले केस से पता चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक। और देखो भैया अब यहाँ पर बात आता है, जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ आर इनसेपरेबल। लाइफ देखो जस्टिस चंद्रचूड़ जो है, आप चाहो तो इनकी किताब लिख दो, इतने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जस्टिस चंद्रचूड़ को अगर आप जो है ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आप अपने आंसर भी स्प्रेड कर सकते हो इनकी बातों को, ठीक है। इन्हें कहा था लाइफ एंड डेथ आर इनसेपरेबल एंड इट वाज नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन टू सेफगार्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इवन व्हेन द लाइफ इज सीमिंग जो लाइफ इज सीमिंग लॉस्ट, ठीक है। एंड द क्वेश्चन अबाउट द मोरालिटी जो होता है उसके बारे में इन्होंने कहा कि क्या वो ट्विलाइट ऑफ द एग्जिस्टेंस है आपका, है ना। टू डिप्राइव अ पर्सन डिग्निटी एट द एंड ऑफ द लाइफ इज टू डिप्राइव हिम दी अ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर आप जो है डिग्निटी के साथ उनको मौत नहीं दे पा रहे हो, है ना, तो कोई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई काम का नहीं रहेगा, उन्होंने ये कहा। और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस रह जाएगा जो हमारा जो हम बात करते हैं
राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी ऑफ द लाइफ की, ठीक है। सो उसके अलावा इसके थ्रू क्या क्या डिबेट्स हैं, आपने जो है थंबनेल में पढ़ा होगा, मैंने आपसे कहा इसके अंदर डिबेट्स भी हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा, और टसल्स जो हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मतलब सुप्रीम जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में क्या क्या टसल थी वो भी डिस्कस करेंगे हम, एक एक चीज़ें बता दूंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर जो डिबेट्स थी वो बेसिकली ये थी कि क्या ये सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है, क्या वो सुसाइड को क्रिमिनलाइज या फिर डीक्रिमिनलाइज करता है क्या, क्योंकि सुसाइड मांग रहा है वो तो इंसान, क्योंकि उसको इतना दर्द होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके प्लस पॉइंट क्या लिखते हो और इसके माइनस पॉइंट्स क्या लिखते हो। देखो इसके अंदर मैटर ऑफ लाइफ और प्राइवेसी आ जाएगा, है ना। फिर जैसे कि स्टेट्स का किस तरीके से फेल्यूर है हमारे सिस्टम के अंदर, वो आप यहाँ पर डिस्कस करो। उसके बाद जो फाइनेंशियल और जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी अवेलेबिलिटी कराना, है ना, और यूथेनेशिया को प्रैक्टिस में लाना, ठीक है, उसके बनने से लेकर के, और हमारे कल्चर में है क्या नहीं है, ठीक है, कल्चर में हमारे यूथेनेशिया का इस्तेमाल करना है कि नहीं है, जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, और जो इस्लाम है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म है। देखो मुस्लिम, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो इस प्रैक्टिस को क्या कहता है, अलाउ करता है, लेकिन जो हिंदुज़्म, इस्लाम है उसको वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लिमिटेड यूथेनेशिया को जो है हम अलाउ करेंगे, ठीक है, और वो भी अकॉर्डिंग टू दी मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने। उसके बाद क्या क्या सेफगार्ड्स है इसके लिए, और व्हाट अबाउट दी एक्टिव यूथेनेशिया। अब एक्टिव यूथेनेशिया के बारे में क्या कहा, इन्हें कहा कि ये सिर्फ सेवरल वेस्टर्न, देखो एक्टिव यूथेनेशिया, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये कहा कि जो ये कुछ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उसी के अंदर अवेलेबल है ना, उसी के अंदर अलाउ किया गया है, ठीक है। इसको हम असिस्टेड सुसाइड बोलते हैं। विल कंटिन्यू टू एज अ क्राइम, यानी कि अगर आपने किसी को एक्टिव, ये क्राइम ही रहेगा आपके लिए, है ना, इंडिया में तो। एंड कैन बी मेड लीगल ओनली थ्रू द लीगल एक्शन, अगर कोई लॉ बनता है इसके खिलाफ तो उसको हम डिक्रिमिनलाइज भी कर देंगे, लेकिन अभी तो ये आपका क्या रहेगा, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। अब देखो कैलिफोर्निया, कोलोराडो, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, यहाँ पे सब में तो अवेलेबल है जो आपका जो क्या है, एक्टिव यूथेनेशिया है, ठीक है। तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका था अगर नवतेज सिंह जोहर, गाइस प्लीज़ वेट कर लो, इसके लिए बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत यानी कि बहुत डिटेल, ठीक है। एक एक चीज़ है, जोसेफ शाइन, और उसके बाद जो आपका जो सबरीमाला है इसको भी बहुत डिटेल में बताऊंगा। जस्टिस पुट्टा स्वामी वसीस वाला जो राइट टू प्राइवेसी, वो भी देखेंगे। केस 9 सुनो, केस 9 क्या है आपका, केस 9 है आपका जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण जो केस है। इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जिसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, रिजर्वेशन पूरा कोर्स लेकर के आऊँगा मैं, और सॉरी पूरा लेक्चर लेकर के आऊँगा, रिजर्वेशन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो पूरा रिजर्वेशन प्रमोशन में अवेलेबल है क्या, तो इन्होंने कहा था नो नीड ऑफ क्वान्टिफिएबल डाटा और बैकवर्ड, यानी कि देखो अब प्रीवियस केसेस आपको इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे, तो चिंता मत करो। जर्नैल सिंह केस को मैं आपको जब बताऊँगा, लेकिन आप एक बात याद रखना, जर्नैल सिंह केस का जब भी आपको रेफरेंस देना हो तो आप एक बात याद रखना, इसमें ये था सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि रिजर्वेशन प्रमोशन में देने के लिए, रिजर्वेशन ध्यान से सुनने वाला, प्रमोशन में देने के लिए क्वांटिफिएबल डाटा की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा क्वांटिफिएबल डाटा की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था अपने वर्डिक्ट्स में, जो कि हम डिस्कस करेंगे, कि क्वांटिफिएबल डाटा ज़रूर, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था जो एग्जीक्यूटिव है, अगर आपको रिजर्वेशन प्रमोशन में देना है तो 5 ये डायरेक्टिव से इसको फॉलो करो। उसमें एक ये था कि आपको क्वांटिफिएबल डाटा देना पड़ेगा कि ये जो SC और ST है एक्चुअली में बैकवर्ड है ना, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगले लेसन में जो है हम देखेंगे 2019 और 2020 का क्या केसेस है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल करंट में है, अभी तक हॉट टॉपिक्स ही ये सब, ठीक है। तो 2018-19 में मैंने बता दिया। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, 497 वाला जो केस है, सबरीमाला केस है ना, उसके अलावा 377 बहुत ही डिटेल, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डीप में रीड किया है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ आपको भी डीप में बताऊँ। तो अगले लेसन में मैं जो है आपको इन ऑर्डर, ठीक है, जो है एक एक जो वर्डिक है उसको डिस्कस कर लेंगे, जितने भी केसेस है, क्या क्या उससे रिलेटेड डिबेट है ना, क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, कोई अमेंडमेंट आया क्या उसके रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगले लेसन में हम देखेंगे जो हमारा जो इंपॉर्टेंट केसेस है 2019 और 20 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइज प्लीज़ हमारी जो ये हार्ड वर्क है प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो इनको जितने भी, और फ्री अवेलेबल है आपके लिए हर चीज़, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि फ्री नोट्स आपको अवेलेबल करा सकूँ वहाँ पर मैं, ठीक है। सो गाइस जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।